एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने शेड्यूल 6 का पार्ट ए मैंने कवर कर दिया था। मैं आज का क्लास में पार्ट 2 की बातें करूंगा और पार्ट 2 जो है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद करिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है मैंने इससे पहले जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट का पुराने सेक्शन में कंपनीज एक्ट 2013 में किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ था। तो आज के क्लास में क्योंकि मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बैलेंस शीट बता दिया था। तो आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट। चलिए देखेंगे ध्यान से। मैं ऐसा करता हूं, फॉर्मेट जो है मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है ना, बाद में फिर आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपका समय जो है वो बच जाएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में कुछ और भी बातें करने वाला हूं जिसमें टॉपिक होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें करूंगा और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें करूंगा। आज का ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। चलिए बेटा, तो ऐसा है, मैंने फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मैं जो फॉर्मेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 6 पार्ट 2 में मैंने उसको ड्राइव किया है। तो समझ लो वन बाय वन करके क्या है इस केस में। तो सबसे पहली बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद करिए, पहले हम लोग इसको नेट सेल्स वर्ड यूज करते थे, उसी को मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दिया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना डिफर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बैंक बिजनेस की बात करूं, अगर बैंकिंग बिजनेस है हमारा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, मैं फैन बंद कर देता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक होगा, क्योंकि बैंक के लिए रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट कहलाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, वही चीज अगर मैं अगर प्रोडक्टिव बिजनेस की बात करूं, तो जो उसका प्रोडक्शन हो करके जो मैं सेल कर रहा हूं वही आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है। अदर इनकम में इसके अलावा जितने भी इनकम है, फिर से वही नोट्स आ रहा है यहाँ पे, नोट्स नंबर। तो नोट्स नंबर ये वर्किंग नोट को इंडिकेट करता है कि आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या डाला है। तो मैं ये सारे का एक्सप्लेनेशन भी लाइन बाय लाइन आपके साथ करूंगा। तो हमारा अमाउंट का कॉलम 2 होता है, पहला करंट ईयर का, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर का। गॉट इट? तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, देन अदर इनकम लिया। अब ये सारे को मैं ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो जो वैल्यू बाहर निकल के आया इसको हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। इज इट क्लियर? हम लोग क्या बोलेंगे इसको? टोटल रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो सर एक्सपेंसेस में पहले कोई भी एक्सपेंसेस को कहीं पे भी लिखा जा सकता था, बट नाउअडेज एक्सपेंसेस का एक सीक्वेंस मेंटेन किया गया और हम एक जात वाले एक्सपेंसेस को एक जगह लिखे। व्हाट डू यू मीन बाय जात? जात कहने का मतलब जिसका नेचर सेम होगा वैसे एक्सपेंसेस को एक जगह लिखेंगे और जिसका नेचर डिफर होगा उसको दूसरे जगह लिखेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है या एमोर्टाइजेशन है या आपका और भी इस टाइप के गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब, तो ये सबको एक जगह लिखा जाएगा। लेकिन वही अगर इंटरेस्ट पेड टू लोन, अगर बैंक से हमने लोन लिया और उसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उसको मैं एक जगह लिखूंगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पे जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा कैसे निकलता है बेटा, ये मैं ना आपको अभी कुछ देर में मैं क्लियर करा दूंगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड या फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्रीज यहां पे है या स्टॉक है, तो एक चीज मैं बता दूं, स्टॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला तो स्टॉक आपका रॉ मटेरियल होता है, दूसरा स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस होता है और तीसरा स्टॉक आपका फिनिश गुड्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है समझ लो, अगर हमारे पास कोई पहले से रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो भी तो मेरा स्टॉक ही कहलाया ना, या आधा अधूरा बनकर रख के रखा हुआ है तो वो भी तो स्टॉक। जैसे अगर मान ले तो मेरा एक होटल का बिजनेस है और होटल में मैं क्या करता हूं ना, ब्रेड बना करके बेचता हूं, तो ब्रेड के लिए मेरे पास पहले से कुछ आपके गेहूं रखे हुए थे, तो गेहूं इज अ रॉ मटेरियल और नॉट? तो सर बिल्कुल रॉ मटेरियल है। तो कल का बासी आज हम यूज करेंगे कि नहीं, या फेंक देंगे? तो यूज करेंगे। तो वो रॉ मटेरियल आपका ये हुआ स्टॉक के फॉर्म में।
सर हमने कुछ आधा अधूरा उसको ना गूथा था और मेरा दिन खत्म हो गया, शटडाउन हो गया, आज का दिन खत्म, तो कल के डेट में वो गूथा हुआ आटा ही मैं यूज कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? तो करूंगा, तो वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड कहलाया। अच्छा, तीसरा जो है फिनिश इन गुड, फिनिश गुड्स तो आपको भैया सबको पता है। चलो, तो अब देखेंगे नेक्स्ट है इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में इंप्लॉइज को आपने सैलरी दिया, इंप्लॉइज को बोनस दिया, इंप्लॉइज को कमीशन दिया, जो भी इंप्लॉइज को आप रेम्युनरेशन देते हैं, वेजेस देते हैं, वो सारे को आप एक हेडिंग में डाल देते हैं और इस हेडिंग का नाम क्या होता है? तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है आपका फाइनेंस कॉस्ट। तो बेटा ऐसा है, फाइनेंस कॉस्ट से समझ लो जो भी इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे फाइनेंस कॉस्ट में जाते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होती है। डेप्रिसिएशन मैंने समझा दिया, और अगर जिसका कोई नहीं उसका कौन सा अदर एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, रेंट पेड मैंने कहीं पे नहीं दिखाया, तो रेंट पेड करोगे तो कहां पे जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। और ये सारे को ऐड कर दो, जो टोटल आया ये आपका कहलाया टोटल एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अभी ये फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फॉर्मेट अभी बाकी है। मैं ऐसा करूंगा, इसको यहां से मिटा दूंगा और कंटिन्यू करूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, इसको आप नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। मैं पॉज ये कर देता हूं। चलिए बच्चा, तो ये आपका खत्म, ठीक है, ये आपका खत्म। देखो हमने वहां पे टोटल एक्सपेंसेस तक आपको बता दिया था। नाउ टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डिफरेंशिएट करोगे तो जो वैल्यू आएगा, मैं फैन बंद कर देता हूं, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, तो ये ए माइनस बी, ए इंडिकेट करता है टोटल रेवेन्यू को, बी इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को। ये वैल्यू आ गया, डन। इसमें हम एक्सेप्शनल आइटम को माइनस करेंगे। तो भैया एक्सेप्शनल आइटम क्या है? मैं 2 मिनट के बाद, बस थाम रखो दिल, 2 मिनट के बाद इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो ये जो लेस कर दिया एक्सेप्शनल आइटम, तो अब जो वैल्यू आया बाहर निकल करके वो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। देन इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को मैंने लेस किया, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जब मैं टैक्स लेस करूंगा तो टैक्स जो है करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करेंट टैक्स मतलब इस साल का, डेफर्ड मतलब पहले वाले का कोई टैक्सेस होगा तो वो जाएगा, और जो वैल्यू बाहर निकल के आएगा ये या तो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो कहलाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अच्छा सर, इसी में मैं ऐसी बात बता दूं, अगर यहां पे मैंने किसी भी तरह का डिविडेंड दे रखा है या फिर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट हो रखा है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का बंटवारा, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट बहुत तरह का, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। बात समझ में आ रहा है? तो जो वैल्यू बाहर निकल के आएगा ना, इस वैल्यू को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, या तो इसी को एफएम के लैंग्वेज में ईफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईफेस। ईफेस क्या होता है? मैं इसको नोट डाउन करके बता देता हूं, ध्यान से समझोगे। यहां पे आपने इसको लिख लिया होगा, मैंने एक वर्ड यूज किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये से लैंग्वेज में एक वर्ड बोला जाता है ईफेस। तो ईफेस क्या होता है समझ लो। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर से मैं समझा रहा हूं, बिफोर टैक्स मैंने लिया था। इज इट क्लियर? अब बिफोर टैक्स में लेस कर दोगे टैक्स, कौन सा टैक्स? तो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे तो लेस कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगा ये कहलाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट क्लियर? क्या कहलाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें अगर लेस कर दोगे क्या चीज? तो लेस कर दिया हमने, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने क्या किया? लेस कर दिया। जनरल रिजर्व को लेस कर दिया।
जनरल रिजर्व को लेस कर दिया क्योंकि हम ये पैसा को ट्रांसफर करते हैं, या एनी अदर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो एनी अदर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट मैंने क्या किया, लेस कर दिया। तो जो वैल्यू आया ना बेटा, जो वैल्यू आया, इसी वैल्यू को हमने वर्ड यूज किया रिटेन्ड अर्निंग। क्या वर्ड यूज किया, रिटेन्ड अर्निंग। या तो रिटेन्ड अर्निंग को मैंने एक वर्ड यूज किया है इफेस, मैं यहां पे लिख देता हूं EAFESH। तो सर इफेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब एक ऐसा पैसा जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। मतलब मैं अगर इसको ऊपर को मिटा दूं तो इफेस कहने का फुल फॉर्म हो जाता है, इफेस का फुल फॉर्म हो जाता है, इफेस का फुल फॉर्म हो जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी क्या चीज, शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? तो सीधा सा बात है, मतलब यही पैसा जो है किसके बीच में जाएगा, ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है किसी भी तरह का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। इज इट क्लियर? इसके अलावा किसी भी तरह का कोई ऑब्लिगेशंस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इफेस बोलते हैं, क्योंकि हमने प्रेफरेंस को भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी दे दिया, सब पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई लायबिलिटीज अब बचा हुआ नहीं है। तो वन बाय वन करके मैं इसमें नोट्स जो है मैं वो समझाता हूं। सबसे पहला जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करता हूं मैं। ठीक है, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो मैं समझा देता हूं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेटा आपका सबसे पहले सेल्स जाएगा, तो भैया सेल्स में कौन सा सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों जाते हैं, याद रखना दोनों जाते हैं। अच्छा, लेस कर देंगे हम इसमें सेल्स रिटर्न, अगर कुछ सेल्स रिटर्न हो रखा है तो सेल्स रिटर्न। इज इट क्लियर? लेस कर देंगे अगर हमारा कोई जीएसटी दे रखा है तो, और इसके बाद जो वैल्यू आएगा ना, यही आपका कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। इज इट क्लियर? ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बात बता दूं नोट में, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस में इंटरेस्ट received should be assumed as revenue from operation। ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माना जाएगा। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, ऑपरेशन जो है वो बैंक का है। ऑपरेशन क्या चीज का है, तो बैंक का है। ठीक है, तो बैंक काम क्या करती है, इंटरेस्ट देने का काम करती है, तो वो क्या आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? चलिए इसको ऐसा करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर इनकम। सेकेंड है आपका अदर इनकम। देखो अदर इनकम में ज्यादा ध्यान मत लगाना। इट इंक्लूड includes all types of
इनकम। लेकिन यही अगर बैंकिंग बिजनेस है तो इंटरेस्ट इनकम यहां नहीं जाएगा, वो इंटरेस्ट कहां जाएगा, आपका रेवेन्यू ऑपरेशन में जाएगा। तो भैया यहां पे क्या जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड याद रखना, अदर देन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस के अलावे वाला जो बिजनेस होगा उसका, याद समझ में आ गया होगा यहां तक। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड सर जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड जाएगा, कमीशन रिसीव्ड जाएगा, कमीशन रिसीव्ड जाएगा। बात समझते जाओ यहां पे। डिस्काउंट रिसीव्ड जाएगा, तो अब एक बात बता दो, क्या हमारा कभी भी लिस्ट कंप्लीट होता है, नहीं। तो एनी अदर इनकम, कोई भी इनकम जो आपको अपने व्यवसाय में हुआ है वो सारे इनकम को यहां पे डाल दो और यही आपका वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगा, टोटल इनकम कहलाएगा, टोटल अदर इनकम कहलाएगा, अदर इनकम। और यही आपका पॉइंट नंबर 2 में चला जाएगा। क्लियर है, ये कहानी खत्म। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो ये एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, बस ये एक्सप्लेनेशन है, मैं फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अब आ जाते हैं इसके अलावे ठीक ना, आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो बेटा ऐसा है, नेक्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहली बात हम यहां पे लेंगे जो हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये ले लेंगे, समझते जाओ, ठीक है। प्लस अगर हमने कोई परचेस किया होगा मटेरियल, परचेस किया होगा वो ले लेंगे, और जो हमारे पास जो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये ले लेंगे। इज इट क्लियर, ये ले लेंगे। तो जो बच गया बाहर निकल करके, यही वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाएगा, यही वैल्यू जो है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा। इज इट क्लियर। अब देखो इसके अलावे ना छोटे छोटे बात बच गए हैं, जैसे मैं बात बता रहा हूं फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट से रिलेटेड जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूं। फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में जैसे इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस जितना भी है, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया, ठीक ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक दिया, ये सारे चीज आपका फाइनेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। अच्छा सर, इसके अलावे एक चीज और था आपका इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है समझ लो। इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है, तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस बेटा ये क्या है समझ लीजिए। इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस जैसे हमने सैलरी दिया होगा इंप्लॉइज को, गॉट इट, सैलरी दिया होगा वो लिखेंगे, वेजेस दिया होगा बिल्कुल जाएगा, ये भी जाएगा। हमने प्रोविडेंट फंड बोनस दिया होगा, ये भी जाएगा। या फिर अगर हमने अदर बेनिफिट, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है मैं इंप्लॉइज को प्रोवाइड करता हूं, तो वो सारे के सारे बेनिफिट यहां पे चले जाएंगे, और यही जो वैल्यू है वो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कहलाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आई बातें। चलिए अच्छा, इसके अलावे जो है मैंने एक वर्ड और लिखा था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन तो समझने वाली बात ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा बात बोल रहा है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सर्स, ये सारे के सारे चले जाएंगे। अमोर्टाइजेशंस में जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सब के सब आपके गुडविल रिटर्न ऑफ में चले जाएंगे। आ गई बात समझ में। यहां तक हमें नहीं लगता
है कि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी रहा होगा। तो मैंने अल्टीमेटली फॉर्मेट जो है मैंने डिस्कस कर दिया है क्योंकि अर्जेंटली एक कॉल आ चुका है, मेरे को थोड़ा एक जगह निकलना है, इसलिए मैं वीडियो जो है यहीं पे रोक रहा हूं। मैंने बोला था कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही करूंगा और वो जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा उसका। ओके, थैंक यू।